ये वाला जो हिस्सा खासकर हम देख रहे हैं, आमतौर पर सिंगापुर जैसे देशों में आपको दिखेगा कि एक रोड, उसके ऊपर दूसरी रोड, तीसरी रोड। देखो ना, वहाँ ब्रिज है, उसके ऊपर ब्रिज है, यहाँ ये ब्रिज है, नीचे में रोड है, उसके नीचे में टनल है, और यहाँ ये नया ब्रिज, ऊपर के ब्रिज, ये चौथा लेयर बन गया। अच्छा, देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेट्रो की लाइन जा रही है ऊपर। नहीं, ये सब इसका ही है। अभी हम यहाँ पर आगे रुकेंगे और रुककर हम सारा वो हिस्सा इसका देखते हैं। अभी लैंडस्केपिंग होगा, पेड़ लगेंगे, हम और सोलर है, सोलर भी लगा। पर सबसे बड़ी बात है, ये करने के लिए हमने 13,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए, हमने काटे नहीं। इसका क्लियरेंस भी पता चल जाता है जब हम इसके नीचे से निकलते हैं। तो इसके नीचे से निकलते हुए आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि यहाँ तो ट्रक्स वगैरह सब चलेंगे, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम। अब तो सुना कि बिहार के लिए भी आप एक एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। काफी, हम देश में 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। आप समझ लीजिए कि दिल्ली मुंबई अगर हम ग्रीन नहीं बनाते तो दिल्ली अहमदाबाद मुंबई जाते तो दोनों साइड में बिल्डिंग हमको एक्वायर करनी पड़ती, घर एक्वायर करने पड़ते, तो वो कॉस्ट तो कहीं के कहीं चली जाती। अब हमने ग्रीन जगह ली, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं दी, तो हमको जगह सस्ती मिली, इसलिए कॉस्ट कम हुई। आज उसकी कीमत 1 लाख करोड़ है जब हमने ग्रीन बनाया। अगर ग्रीन नहीं बनाते तो कॉस्ट 2 लाख करोड़ हो जाए। विनायक राउत कह रहे थे कि आपकी अपनी पार्टी को आपसे प्रॉब्लम है, इसीलिए क्या की वो रिपोर्ट लाएगी। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो जो CAG का रिपोर्ट है, उनको हमारे तरफ से एक छोटी गलती हुई कि जब ये सब ऑब्जेक्शन ने उठाए थे तो उनके साथ मीटिंग हुई, हमारे लोगों ने उनको बताया, तो समझ गया ऐसा, तो हमारे लोगों से गलती हुई कि उन्होंने रिटर्न में रिप्लाई जो था वो सबमिट नहीं किया। अभी उनको हमने किया है। और कोई भी देखेंगे, ये 2 लेन पेव शोल्डर, 4 लेन रोड, और ये इसमें कितना फर्क है आप देख रही है। अब देखो, उधर ब्रिज है, इधर ब्रिज है, और ये जो ब्रिज से आप चल रहे हैं ये सिंगल पियर पर है, 8 लेन रोड, एक सिंगल पियर पर है। ये चमत्कार है। आपने दिल्ली देश में 8 लेन का रोड देखा है कभी एक पिलर पर? लेकिन नितिन जी, सड़कों में तो आपने बड़ी सफलता हासिल की, के बाद एक रिकॉर्ड है आपके, लेकिन जो सड़क दुर्घटना है उसमें क्यों नहीं आपको सक्सेस मिल पाई? आप बार बार कहते हैं कि मेरे एक कमी है, मेरा एरिया जो ऐसा एक एरिया है जिसमें मेरे को सफलता नहीं मिल पाई, बहुत कोशिश की, आखिर क्या होगा उसका? देखिए, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दोनों में सुधार होगा। इमरजेंसी में अब हेलीपोर्ट बना रहे हैं हम लोग, पर ह्यूमन बिहेवियर कि मैं मोबाइल रखकर बात नहीं करूँगा, हेलमेट पहनूंगा, रूल्स ऑफ द रोड है कि रेड सिग्नल लगाए तो रुक जाऊंगा, जब तक पब्लिक का सहयोग नहीं मिलेगा और ये जो माइंड है लोगों का वो जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये सक्सेस नहीं हो सकता। दूसरा, ऑटोमोबाइल, आपने सड़कों में बहुत काम किया पूरे देश में, कन्याकुमारी से, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात अगर की जाए नितिन जी, आपने जापान को पीछे छोड़ा, तीसरे नंबर पे है, और आप दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में नंबर 1 पे आ पाएंगे। हाइड्रोजन की गाड़ियाँ, इथेनॉल की गाड़ी आपने लॉन्च कर दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत तरह के सवाल उठते थे, आगे अब क्या प्लान है आपका इसको लेकर? हम केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, इथेनॉल की बात कर रहे हैं, मिथेनॉल की बात कर रहे हैं, बायो CNG, बायो LNG की बात कर रहे हैं। अभी मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में आया, 4 दिन पहले मैंने 100% इथेनॉल की गाड़ी लॉन्च की। तो ये जो बदलाव होगा, इससे प्रदूषण भी कम होगा, नए रोजगार भी निर्माण होंगे और देश की तरक्की होगी, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा GST देती है, 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दे चुकी है, और ये जब 20 लाख करोड़ की होगी तो 10 करोड़ लोगों को जॉब देगी, तो निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ा फायदा। तो अगर जैसे आम इंसान खरीदना चाहता है, अगर हम लोग खरीदना चाहते हैं कि इथेनॉल वाली गाड़ी खरीद लें, तो उसमें समय लगेगा? अभी उन्होंने इनोवा गाड़ी जो थी टोयोटा की वो लॉन्च हो गई, अभी TVS और बजाज और हीरो की 2 व्हीलर्स भी तैयार होगी, ऑटो रिक्शा भी तैयार होगी। अब इथेनॉल के पंप तैयार करने हैं, और मैंने पेट्रोलियम मंत्री जी को अनुरोध किया कि इथेनॉल के पंप शुरू हो जाए, और अभी इंडियन ऑयल को भी रिक्वेस्ट की थी, वैद्य साहब को, वो भी अपने पंप खोल रहे हैं। अब पंप खुलेंगे तो गाड़ी आएगी। मोटे तौर पर अनुमान, क्योंकि आपसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी समय मुझे याद है मैंने पूछा था, आज हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही आए हैं यहाँ पर, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पता नहीं अपने जीवन काल में आपने मुझे पूछा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा, तो मैं अभी पूछता हूँ किसी को कि किसी की गाड़ी बंद हुई? एक भी नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रिक की दिल्ली में 5 साल के अंदर सब बसेज इलेक्ट्रिक की होगी, सब शहरों में अभी 10,000 बसेज भारत सरकार ले रही है। आने वाले समय में 5 लाख बसेज देश में इलेक्ट्रिक की होगी। अभी मैं 16 तारीख को नागपुर में एक इलेक्ट्रिक बस डबल डेकर लॉन्च कर रहा हूँ, और वो बस से
दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को घुमाने के लिए उसका प्रयोग करें। नितिन जी, आप अक्सर की बात कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को इस देश से बाहर निकाल देना चाहते हैं, तो ये सपना जो है कभी पूरा होगा? क्या समय लगेगा या जैसे टारगेट है? देखिए, ये बहुत कठिन है। ये मेरा उद्दिष्ट है। 16 लाख करोड़ का पेट्रोल और डीजल और गैस, ये फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। इतने आसानी से ये नहीं जाएगा और ये कठिन काम है, पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे बदल रही है दुनिया। प्रदूषण के कारण दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, और इस देश का किसान ऊर्जा तैयार करेगा, इस देश का किसान हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा, इथेनॉल तैयार करेगा। अभी राइस से, कॉर्न से, मोलाइसिस से, शुगर के जूस से इथेनॉल बन रहा है, तो इथेनॉल की इकोनॉमी आ गई। हमारे यहाँ इथेनॉल की बस चलती है नागपुर में, स्कैनिया की चलती थी। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव होगा। समय लगेगा, पर ये समुंदर है। हम इलेक्ट्रिक लाए, इतना कुछ करें तो भी डीजल और इसको पेट्रोल को हटाना बहुत कठिन है। पर अब जैसे पेट्रोल में 20% इथेनॉल चल रहा है, वैसे डीजल में भी 15% इथेनॉल चलने के बारे में रिपोर्ट आए हैं। तो धीरे धीरे अब इथेनॉल आया। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आपने जिक्र भी किया। हाँ, ये अभी बेंगलोर में हमने हाँ। जो बसेस थी कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की, वो 15% कोयले से जो मिथेनॉल बनता है वो डाल के सक्सेसफुल प्रयोग हुआ। अब अशोक लेलैंड मिथेनॉल के ट्रक लॉन्च कर रहे हैं। आसाम में आसाम पेट्रोलियम 600 टन मिथेनॉल पर डे बनाता है। दीपक फर्टिलाइजर आरसीएफ मुंबई में वो मिथेनॉल बनाते हैं। तो जहाँ जहाँ मिथेनॉल बनेगा वो मिथेनॉल आएगा। परली से, अब परली से जलती नहीं हरियाणा की, परली से इथेनॉल बन रहा है पानीपत में, इंडियन ऑयल, और वहाँ से बायो बिटुमिन बन रहा है 150 टन पर डे। अब उससे एविएशन फ्यूल बन रहा है और हवाई जहाज चलेंगे। अभी 2% उससे हवाई जहाज सब एयर का, हमारी हवाई जहाज कंपनियां वो खरीदी करेगी फ्यूल। इस बार पराली की दिक्कत नहीं होगी दिल्ली को? या देखो, हरियाणा की तो पराली आप कभी पूछो वहाँ, अब पराली जलाना बंद हो गया। और ये टोल का क्या होगा? बड़ा सरकार रेवेन्यू ले रही है उससे। देखिए, मैं इतना काम क्यों कर सका? इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। इसमें बचत है ना। देखो, एक ट्रक दिल्ली मुंबई जाने के लिए 49 आवर्स लगते थे, वो ट्रक अब 22 घंटे में जाएगा, 20 घंटे में जाएगा। तो आधा डीजल कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। ट्रिप जो है महीने में 4 मार रहा था, 9 मारेगा, तो बचत नहीं होगी। उसमें थोड़ा सा देना पड़ेगा। नहीं तो ये हमने लोगों से पैसा खड़ा किया, बहुत कर्जा खड़ा किया, बैंकों से पैसे लिए, वापस भी करने पड़ेंगे ना। सरकार का भी बजट है, और उससे सरकार के बजट के सपोर्ट में हमको पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खड़ा करना पड़ेगा। नितिन जी, अक्सर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो। हाँ, मैं आपको, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी गाड़ी, आप अच्छा होगा ये प्रश्न पूछा। मैं ये रोड को इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ। ये जो UR2 है ना, पानीपत से आते हुए दिल्ली का पेरीकोट, ये रोड शुरू होता ना, वहां से इलेक्ट्रिक केबल लगेगी और इसकी 2 बसेस 3 बसेस जोड़कर डायरेक्ट जयपुर जाएगी, और उसका रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। 2-3 बसेस जुड़ी हुई, ऐसे मतलब ट्रॉली एक छोटा बस, ट्रेन। हाँ, और वो रेलवे जैसा लगेगा ऊपर, और मैं जल्दी चालू कर रहा हूँ। वो हो जाएगा तो कॉस्ट एकदम 30% टिकट सस्ता होगा, और बिजनेस क्लास में लैपटॉप देखते हुए आप ऐसे आराम बिजनेस से, क्लास भी होगा उसमें? बिजनेस क्लास जैसी सीट होगी। अच्छा, पूरा का पूरा बिजनेस क्लास जैसा है? कंफर्टेबल सीट। वाह। तो कोई जाएगा नहीं गाड़ी से, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाएगा।